एनडीए अपना गेम खेल रहा है। एनडीए की कोशिश यही है कि आदरणीय नीतीश कुमार को ही फेस बना के रखा जाए, और आदरणीय नीतीश कुमार जब चुनाव जीत जाए तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आदरणीय नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। आखिर आदरणीय नीतीश कुमार के बारे में जो आदरणीय शहाबुद्दीन जी ने कहा था कि वो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, आज बीजेपी के साथ भी वो एक परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, और बीजेपी के लिए ये सिचुएशन ज्यादा अच्छा है बजाय कि जेडीयू में किसी दूसरे फेस को एक्सेप्ट कर लेने के और उसके बाद उनको ढोते रहने के, ताकि बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स बचे रहें। हो सकता है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने और बाद में वो फिर बीजेपी को ही वो सीट दे दें, या बीजेपी को ही कह दें कि आप मुख्यमंत्री बन जाएं और हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार के भी पार्टी में सेकंड इन कमांड कोई नहीं है, और जो सेकंड लाइन के लोग हैं दो तीन, वो सारे के सारे लोग तो बीजेपी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं, और उनके आपस में भी जो टसल है वो सब लोग एक फॉरवर्ड कास्ट से हैं, चाहे आदरणीय विजय कुमार सिन्हा हो, या आदरणीय ललन सिंह जी हो, या आदरणीय संजय झा जी हो, और एक आदरणीय अशोक चौधरी हैं, उनको खुद ही साइडलाइन किया गया हुआ है अभी। तो बिहार में भी बीजेपी के लिए ये ज्यादा बढ़िया प्रोस्पेक्ट है कि आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे। उससे क्या होता है कि बीजेपी का अपना भी चलता रहता है, और आदरणीय नीतीश कुमार अगर हटते हैं और वो खुद बीजेपी को बैटन दे देते हैं तो भी बढ़िया है, और खुद बीजेपी को बैटन देने के बजाय अगर वो अपने पार्टी में किसी को आगे बढ़ाते हैं तो बीजेपी को फिर ये गेम खेलना आसान होगा कि बीजेपी स्पॉन्सर्ड जो जेडीयू के बीच में टसल होगी, वो टसल में बीजेपी अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएगी। बीजेपी खुद से ही अपना कोई ओबीसी फेस ला सकती है अगर आदरणीय नीतीश कुमार अग्री हो जाते हैं और बैटन बीजेपी को दे देते हैं। तो बीजेपी में आदरणीय नित्यानंद राय ने अभी संकट मोचन की भूमिका निभाई, और हर जगह सीट बंटवारे में वही आदरणीय चिराग पासवान के साथ भी डील कर रहे थे, नीतीश कुमार से भी डील करने में वो थे, आदरणीय अमित शाह भी थे उसमें, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार इतने बड़े फेस हैं कि सिर्फ नित्यानंद राय उनको डील करें ऐसा उचित नहीं है, तो आदरणीय अमित शाह ने भी डील किया। बट अल्टीमेटली आदरणीय अमित शाह ने डील किया, आदरणीय नित्यानंद राय ने डील किया, और जिस तरह से बीजेपी की हिस्ट्री रही है, चाहे हरियाणा में उन्होंने अपना एक संघ का और पुराना लॉयल कैंडिडेट दे दिया, आदरणीय नित्यानंद राय को ला सकते हैं, उसी तरह उन्होंने झारखंड में अपना एक लॉयल फेस दिया और आदरणीय रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया था, तो बीजेपी ऐसा कर सकती है। वैसे भी आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव के बाद आदरणीय तारकिशोर प्रसाद आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री बने थे, आदरणीय रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बनी थी, तो चांसेस हैं बीजेपी किन्हीं को भी लाके और इस तरह से बना दे। आदरणीय नीतीश कुमार के प्रभाव को तोड़ने के लिए आदरणीय रेणु देवी को भी वो ला सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा इसी पे कि आदरणीय नीतीश कुमार बैटन देते हैं या नहीं, वरना आदरणीय नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आदरणीय चिराग पासवान अपना गेम खेल रहे हैं, और वो खुद को चाह रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार के ऑप्शन की तरह, जिस तरह बीजेपी ने पहले आदरणीय नीतीश कुमार को प्रमोट किया, उस तरह आदरणीय चिराग पासवान को उसी तरह आदरणीय चिराग पासवान को प्रमोट करें। लेकिन वो अटल आडवाणी की बीजेपी थी, मोदी शाह की बीजेपी ये गलती तो मेरे ख्याल नहीं करने वाली। आदरणीय चिराग पासवान के पास भी वही हाल है जो आदरणीय तेजस्वी यादव का है। आदरणीय रामविलास पासवान के पुत्र होने के अलावा उनके क्या क्रेडेंशियल्स हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आदरणीय चिराग पासवान के पास बेस क्या है अगर बीजेपी और मोदी का सपोर्ट उनको ना हो तो? नील। आपको याद होगा आदरणीय रामविलास पासवान 2014 के चुनाव के पहले आरजेडी के साथ ही जा रहे थे, और आदरणीय रामकृपाल यादव जो अभी दानापुर से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने आरजेडी के बिहाफ पे उनसे कहा भी था कि पहले अपने पहलवान दिखाइए, आप सीटें ले लें, टिकट ले लें, और उसके बाद पता चला लड़ने के लिए आपके पास पहलवान नहीं है। और इस तरह से जब आरजेडी से उनकी बात नहीं बनी, तब वो 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी के पीछे आए थे, एनडीए के साथ आए थे। पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोशिश की थी, और उसमें आदरणीय चिराग पासवान ने आदरणीय नीतीश कुमार को कट टू साइज किया। इसके लिए उनको एक लोकसभा की सीट होने के बावजूद 5 सीटें दी गई लड़ने के लिए 2024 में, और कोई भी विधायक न होने के बावजूद, कोई भी एमएलए न होने के बावजूद उनको 29 सीटें दी गई लड़ने के लिए, जिसमें से एक का पर्चा रिजेक्ट ही हो चुका है, तो 28 सीटें इफेक्टिवली उनके पास बची हैं। अब उन 28 में से वो कितने विधायक लेके आते हैं और कितना प्रभाव उनका रहता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार चूंकि बीजेपी के साथ पूरी तरह जुड़े हुए हैं, इसलिए चुनाव के बाद हो सकता है आदरणीय चिराग पासवान की जरूरत ही ना हो, और जरूरत हो भी तो भी इसमें कोई शक नहीं है कि आदरणीय चिराग पासवान के जो विधायक जीत के आएंगे वो कितने उनके साथ रहेंगे, और अगर पता चला कि बीजेपी जेडीयू उनको साइड करती है, तो आदरणीय चिराग पासवान को ही छोड़ के बीजेपी जेडीयू के साथ ना आ जाए। जिस तरह लोकसभा के
पिछले बार के लोकसभा में हुआ था, उनकी पार्टी के 6 सांसदों में आदरणीय चिराग पासवान को छोड़ के बाकी के 5 सांसद उनसे अलग हो गए थे। अगर बीजेपी उनको छोड़ देती है तो कोई डाउट नहीं है कि उनके एमपीज और उनके एमएलए टूट के बीजेपी के साथ ना आ जाएं, एनडीए के साथ ना आ जाएं, जेडीयू के साथ ना आ जाएं। तो कंक्लूजन में हम लोग ये कह सकते हैं कि बिहार का इलेक्शन जो है और इसका जो रिजल्ट है, ये देश के और पूरे के पूरे बिहार के भी फ्यूचर पॉलिटिक्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इसमें सब लोग जिस तरह अपनी गोटियां सेट कर रहे हैं और इससे जो लर्निंग मिल रही है, इससे जो स्ट्रेटेजी समझ में आ रहा है, वो सिर्फ आदरणीय प्रशांत किशोर के लिए अगले चुनाव में, आगे के चुनाव में दूसरी पार्टियों को सपोर्ट करने के लिए ही नहीं, और स्ट्रेटेजी बनाने के लिए सिर्फ आदरणीय प्रशांत किशोर के लिए ही नहीं, मेरे और आपके लिए भी ये लर्निंग का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होगा। और स्ट्रेटेजीज के लिहाज से, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिहाज से ये समझने के लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होगा। हम लोग इस पे लगातार बात करते रहेंगे। धन्यवाद।